दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। आज हम इसके उस गौरवशाली इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे जिसके बारे में आज की पीढ़ियां बहुत कम ही जानती हैं। ये वही विश्वविद्यालय है जो कभी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, लेकिन एक लुटेरे, हत्यारे, पागल सन की तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर राख कर दिया और किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके बनने से लेकर इसके जलने तक के पूरे इतिहास को जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अपना अस्तित्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही गौरवशाली इतिहास की जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां आज से हजारों साल पहले देश विदेश से आए करीब 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे, जिसे पढ़ाने के लिए 1600 से भी ज्यादा आचार्य और पंडित मौजूद रहते थे। एक बार बख्तियार खिलजी नाम के लुटेरे और हमारे हिंदू धर्म के विरोधी की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। अपने नीम हकीमों से काफी समय तक इलाज कराने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। ठीक उसी समय एक यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में घूमते हुए वहां के सभी विषयों के आचार्य से मिलता हुआ बख्तियार खिलजी के राज्य में उससे मिलने पहुंचा, जहां पता चला कि वो अभी बीमार है, इसीलिए मिल नहीं सकता। यात्री के विशेष आग्रह करने पर बख्तियार खिलजी मिलने को तैयार हो गया। बख्तियार खिलजी से मिलने के बाद यात्री ने उसको सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्र जी के पास आपको ठीक करने का इलाज है। बख्तियार खिलजी पंडित राहुल श्री बद्र जी से इलाज को तो तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वो किसी भी प्रकार से भारतीय पद्धति से बनी दवा नहीं खाएगा, क्योंकि वो इसे काफिरों द्वारा बनाई गई दवा मानता था। फिर कुछ समय के बाद राहुल बद्र जी कुरान की एक प्रति लेकर खिलजी के पास पहुंचे और ये सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की प्रतियां आप पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद कुछ दिनों तक खिलजी ने कुरान की प्रतियों को कई बार पढ़ा और उसे महसूस हुआ कि उसका स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा है। जिसके बाद उसने पता लगाया कि आखिर में ठीक कैसे हो गया। तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्री बद्र जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाई का लेप लगा दिया था, क्योंकि उनको पता था कि कुरान पढ़ते समय खिलजी हमेशा पन्ने पलटते समय हाथ पर थूक लगाता है। इस तरह शरीर में दवा का असर हुआ और वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद खिलजी ये बात सहन नहीं कर सका कि मेरे हकीमों से मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन काफिर की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मन ही मन वो नालंदा विश्वविद्यालय और उनमें पढ़ने वाले आचार्यों के प्रति नफरत से भर चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का प्रतीक माने जाने वाला भगवान बौद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और स्तूप बनाए गए थे। ये बातें खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वो एक मूर्ति विरोधक था और मूर्तियों को पूजने वालों को मारना उसके लिए धर्म था। और एक मूर्ति पूजक द्वारा खुद का इलाज करवाकर ठीक हो जाना उसके लिए अपने धर्म की तौहीन के समान महसूस होने लगा। फिर अचानक एक दिन वो अपने सैनिकों को लेकर नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा। उसने अंदर प्रवेश करते ही सारे दरवाजों को बंद करवा दिया और फिर शुरू हुआ उसका क्रूर खेल, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हजारों आचार्यों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश को फैलाने वाले इन असहाय लोगों को सिर्फ इसलिए मरना पड़ा क्योंकि वो मूर्ति पूजक थे। कुछ लोग अपने साथ महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को लेकर भागने में सफल रहे, जो आगे चलकर तिब्बत चले गए और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म का प्रसार किया। जब सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया गया, तब खिलजी ने आदेश दिया कि इस विश्वविद्यालय के पूरे परिसर में आग लगा दी जाए। दोस्तों, कहते हैं कि जब इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को आग के हवाले किया गया तो पूरे 6 महीने तक इसमें रखी किताबें चलती रहीं, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उस सन की शासक को ऐसा करने से रोककर भारत के जलते हुए भविष्य पर पानी डालकर उसे बचा सके। पूरी तरह से तहस नहस होने के बाद कई शताब्दियों तक सबकी आंखों से ओझल ये खंडहर पूरी तरह से जमीन के नीचे दफन हो गया है और अंदर ही अंदर अपने खत्म होते वजूद को देखता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि इसकी खोज करने वाले एक अंग्रेज अफसर को 19वीं सदी में एक चाइनीज यात्री की डायरी मिली, जिसमें उस यात्री ने इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ लिखा था। डायरी पढ़कर अंग्रेज अफसर उस पते पर पहुंचा जहां उसे 5वीं शताब्दी के टूटे हुए कुछ अवशेष मिले। जब उसने थोड़ी खोजबीन शुरू की तो उसे वहां नीचे दबी हुई दीवारें मिली। फिर उसने वहां पर खुदाई करवाकर इसे दुनिया के सामने लाया। उस चाइनीज यात्री की डायरी में लिखे विवरण के हिसाब से
वहाँ करीब 1500 शिक्षकों के साथ 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते थे। लगभग 108 विषयों पर यहाँ पढ़ाई कराई जाती थी। इस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में 100 से भी ज्यादा भवन और इमारतें बनी हुई थी। जगह जगह पर पढ़ने का हॉल, प्रार्थना का प्रांगण और रहने की व्यवस्था थी। रहने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग कमरे भी बने हुए थे। उस समय भी हर कमरे में रोशनी की व्यवस्था थी। पूरी दुनिया के देशों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आया करते थे। कहते हैं कि यहाँ पढ़ने आए 10 विद्यार्थियों में से करीब 3 ही यहाँ होने वाली परीक्षा को पास कर पाते थे। इस विद्यालय का फैलाव करीब 10 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में किया गया था। आज भी शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो इतने बड़े एरिया को कवर कर सके। शायद यही वजह है कि आज इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगर बात करें इसके निर्माण कार्य की, तो इसके निर्माण कार्य को मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर करवाया था, जिसमें पहले राजा कुमारगुप्त थे, जो मगध के बहुत बड़े राजा थे। इन्होंने 500 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर आए कनौज के राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय के दूसरे मंजिल का निर्माण कराया, जिसके बाद इसकी ख्याति दूरों तक फैलने लगी। फिर आखिर में 9वीं शताब्दी में राजा देवपाल आए, जिन्होंने इसके तीसरी मंजिल का निर्माण करवाने के साथ साथ इसकी ख्याति को और ज्यादा फैलाने में काफी योगदान दिया। इस विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने के लिए 300 कमरे बने थे, जिनमें अकेले या एक से अधिक छात्रों की रहने की व्यवस्था थी। कमरों का निर्धारण प्रत्येक वर्ष छात्रों की अग्रिमता के अनुसार किया जाता था, जिसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ होने वाली प्रवेश परीक्षा काफी कठिन होती थी, जिसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही इसमें प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा के स्तर को पार करना होता था। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र और उपचार निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे मिलने वाले आय और अनाज से यहाँ का खर्च चलता था। दोस्तों, आज इस विश्वविद्यालय के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातात्विक संग्रहालय बना है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है, जिसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का भी संग्रह है। इसके प्रांगण में 9 मंजिला पुस्तकालय था, जिसे उस समय के कुछ हिंदू दमनकारी सोच ने जलाकर राख कर दिया। दोस्तों, हमने उस लाइब्रेरी में क्या खोया उसे हम अभी नहीं समझ सकते। हजारों वर्षों के शोध, लाखों पांडुलिपियां जलकर राख हो गए। इसे जलने में 6 महीनों का समय लग गया, क्योंकि उस समय पेपर नहीं हुआ करते थे। अधिकांश पांडुलिपियां ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। तो दोस्तों, ये था हमारे इतिहास को गौरवशाली करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय का एक छोटा सा इतिहास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।